अनिल जी आपके पास आता हूँ, फिर मैं मीनू जी के पास आऊंगा। सही बात कही कि इस रजीम में माफी नहीं है, ये लोग माफी नहीं मांगते। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी, जो सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, माफी मांगी थी। मोरबी में एक ब्रिज गिरता है, 150 लोग मर जाते हैं। उसी दिन एक घटना साउथ कोरिया में होती है, वहां भी 150 लोग मरते हैं। बड़ी भयानक दुर्घटना होती है साउथ कोरिया में। उस शहर के मेयर, उसके जो मेन मिनिस्टर और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने घुटनों पे झुक के पूरे राष्ट्र से माफी मांगी थी कि मैं माफी मांगता हूं अपने राष्ट्र से कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई, इसके कारण इतने लोगों की मौत हुई। क्या मोरबी के लिए किसी म्युनिसिपल काउंसलर ने भी माफी मांगी? प्रधानमंत्री उस दिन गुजरात में थे, सरदार पटेल का कोई प्रोग्राम कर रहे थे, क्या उन्होंने माफी मांगी? दरअसल ये प्रधानमंत्री ऐसे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं जिनके शायद डिक्शनरी में माफी नाम का शब्द नहीं है। संवेदनहीनता ही है और कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान ही वो देश है, अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखें, जब पूरी दुनिया का जो इंटरनेट बंद होता है, 70% इंटरनेट बंद इंडिया में होता है। इंडिया इज द किंग ऑफ इंटरनेट क्लोजर। जहां जरा सी बात हुई बंद कर दो। हम एक डरा हुआ लोकतंत्र हैं अनिल जी, और हम एक मरा हुआ लोकतंत्र हैं। इन रियलिटी में आपको कह रहा हूं, हम ना केवल एक डरा हुआ लोकतंत्र हैं, हम एक मरा हुआ लोकतंत्र हैं। और उसका कारण हमारे डरे हुए सत्ताधीश आत्मा रहित सत्ताधीश हैं। उनके अंदर वो नैतिक आत्मबल नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं ना कि होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर लोकतंत्र की रोज हत्या करते हैं। बट एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन। कोई ये ना समझे कि आप उनकी जो सो कॉल्ड इस बार जो रिपोर्ट्स आएंगी, रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स, जो बड़ा चैप्टर है इंडिया का, ये बच नहीं पाएंगे। दुनिया देख रही है सर, इनके पापों को भी देख रही है। ऐसी बात नहीं है, जिस दिन 100 पाप हो जाएंगे, इनका पाप का घड़ा भी भरेगा। अनिल जैन जी। दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में अगर हम इतिहास उठा कर देखें अपने देश का पिछले 2-3-4 हजार वर्षों का, तो आम तौर पे जिसके हाथ में तलवार रही है उसका राज चला है। वही बादशाह था, वही राजा था, वही नवाब था, वही महाराजा था। आम आदमी को पूछा नहीं जाता था, और आम आदमी की जो स्थिति थी, जिसको समझ लीजिए कि पशु से भी बदतर स्थिति थी। पिछले 75 वर्षों में हमारा देश आजाद हुआ है, और इस देश के सभी वयस्क नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार, कौन इस पर राज करेगा भारत के देश में, वो तय करें। ऐसे पीछे हजारों वर्षों तक था नहीं हमारे देश में। ताकत, तलवार ही राज करती थी। तो जब से आजादी मिली और एक संविधान जो समता का संविधान है वो लागू हुआ, तो अब ये जो जनरेशन रह रही है, हमारी जनरेशन भी, जो हम इस पैनल पे बैठे हुए हैं, सबके सब आजादी के बाद हमारा जन्म हुआ है। इसको ये आइडिया ही नहीं है कि पहले कैसा जीवन होता था, और ये लोकतंत्र क्या चीज है, और जब अंग्रेजों का राज था या राजा महाराजाओं का राज था उसमें क्या होता था। ये आजकल इसके ज्यादा कहानी किस्से भी नहीं होते, तो ये बाय डिफॉल्ट लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं, अधिकार है आम नागरिकों का, जिसके प्रति सभी नागरिकों को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं ये अधिकार हमारे हाथ से दोबारा से ना छिन जाए। अच्छा, इतिहास पे हम फिर से नजर डालते हैं, कैसे छिनती है डेमोक्रेटिक राइट्स आम नागरिक के। दो ताकतें हैं आमतौर पे, एक तो धार्मिक ताकतें हैं और एक फौज। आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, या तो फौज ने लोकतंत्र का तख्ता पलट रखा है, या जिसको कहते हैं कि जो आपकी जो रिलीजियस फोर्सेस है, आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, ईरान चले जाइए, आप और जगह चले जाइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तो दोनों का ही कॉकटेल है। मतलब कठमुल्ला भी है और वहाँ फौज भी है। तो यूरोप में भी पहले ऐसा होता था कि प्रीस्ट क्लास और जो किंग होता था वो आपस में गठजोड़ कर लेते थे और जनता का शोषण करते थे। आम जनता को तो मतलब जैसे बैल रखते हैं ना किसान फिर भी बैल से प्यार करेगा, उसको अच्छी तरह खाना खिलाएगा, उसको पुचकारेगा
कि मेरा भाई है, ये खेतों में मेरे साथ मिलकर काम करता है। वो तो बैल से भी बदतर, सिर्फ जिंदा इतना खिलाते थे कि जिंदा रह जाए आदमी बस, और फिर काम करे दिन भर, सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। तो आज के नागरिकों को एक तो संवेदनशील लोकतंत्र के प्रति होना चाहिए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जो इस देश में जो जिस तरह से जो रिलीजियस फोर्सेस अपना सर उठा रही हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जिस तरह से राजनीतिकरण, दिनेश जी, अभी पिछले दिनों एक डिसीजन आया ना कि भाई फौज के जो फौजी जब छुट्टी में जाएंगे तो वो सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे क्या होता है कि सरकार तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, आप उसका प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर इस सेना में भी एक, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल, उसका पॉलिटिकलाइजेशन हो जाता है, राजनीतिकरण हो जाता है। तो इमरजेंसी में थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड हुई थी हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, उसको हमने, आपने जो यहाँ पे पैनल में बैठे, मेरा ख्याल प्रशांत जी को छोड़ करके हम सब ने उसको बड़े, हम होशो हवास में थे उस समय अपने, हमने देखा है। तो आज अगर इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है तो सजग होने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी पूर्ण डेमोक्रेसी हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू हुआ तो एक अपने भाषण दिया 26 नवंबर 1949 को, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी घटना इस देश में होने जा रही है जो हजारों वर्षों में कभी नहीं हुई, कि सबके पास समान अधिकार होगा वोट का और सरकार बनाएंगे। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आ रही है, लेकिन सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, इसके बिना पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो हमेशा खतरे में रहेगी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी सामाजिक समानता और आर्थिक समानता भी होना जरूरी है। उस दिशा में काम नहीं हो रहा। और दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है ना दिनेश जी, वो प्रश्न करने से, प्रश्न पूछने से हुई है। हमारे देश में पिछले 60-70 वर्षों से प्रश्न आप प्रधानमंत्री से भी पूछ सकते थे, प्रधान सेवक से भी पूछ सकते थे, लेकिन आज आप नहीं पूछ सकते। प्रधान सेवक नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप उनसे सवाल करें, तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। और जैसे गांधी जी कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति के पास और ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति के पास समान अवसर होने चाहिए। क्या हमारे देश में समान अवसर मिल रहे हैं कमजोर से कमजोर को और ताकतवर से ताकतवर को? नहीं मिल रहे। एरिस्टोटल भी यही बात कहता था कि डेमोक्रेसी में पुअर्स की ताकत जो है, गरीबों की ताकत अमीरों की ताकत से ज्यादा होनी चाहिए। क्या हमारे देश में है? जो चंद 187 बिलियन डॉलर बिलियनर्स है हमारे देश में, उनकी ताकत और एक जो आम नागरिक है जो मजदूरी कर रहा है, किसान है, जमीन आसमान का फर्क है उनकी ताकत में। तो ये सारे के सारे बिंदु हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में सबको, जो भी इस देश का हित चाहते हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच्चे राष्ट्रवादी हैं, उनको इसके लिए काम करना चाहिए। और आप, मैं समझता हूँ इस पैनल में बैठे आप सब लोग सजग हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। दिनेश जी, बधाई आप सबको भी। नीरू जैन जी।